जाइए पीछे, आइए बिठाइए इनको, आगे हम झूठों का जाम करें। जाइए पीछे। हाँ जाओ उस पे। कहाँ थे? क्वेश्चन होगा, आ जाइए क्वेश्चन पे। तब बनाए थे आप लोग? बना था। आ जाइए। तो पहला प्रश्न देखते हैं, क्या वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता है? बिल्कुल सही बात है कि वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता है। बिल्कुल सही है। फिर भी बी पढ़ लीजिए, क्योंकि डी भी है ऑप्शन में। वस्तु का विनिमय वस्तु से नहीं किया जाता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ए होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला, किसी अर्थव्यवस्था में व्यापारी वर्ग हिसाब की इकाई के रूप में केवल मुद्रा का इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ एक पाई जाने वाली वस्तु, भिन्न भिन्न वस्तु को अगर हम हिसाब के इकाई के रूप में प्रयोग करेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा? मुद्रा ही कहलाएगा। अब इसमें कह रहा है कि ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन एक पाई, कोई एक ही वस्तु मुद्रा नहीं हो सकती। तो हिसाब के इकाई के रूप में केवल मुद्रा का इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी वस्तु, चाहे वह पाई जाती है या नहीं, उसे जो है ही नहीं उसे मुद्रा के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे? कोई मुद्रा जो वर्तमान समय में प्रचलन है, भविष्य में अप्रचलन हो जाएगा, इसका मतलब है, तो वो भी नहीं इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका सबसे सटीक आंसर आपका क्या है? बी, कि किसी अर्थव्यवस्था में व्यापारी वर्ग हिसाब की इकाई के रूप में प्रयोग कर सकते हैं केवल मुद्रा का, केवल मुद्रा। अगला, वस्तु अर्थव्यवस्था की धारणा वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। वस्तु अर्थव्यवस्था की धारणा वस्तु विनिमय प्रणाली कहती है। अब कह रहे कि इसमें वस्तुओं को वस्तुओं में बदला जाता है, बिल्कुल। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन, बिल्कुल। मुद्रा का प्रयोग किया जाता नहीं, यानी कि ए और बी सही है इसके लिए। वस्तु अर्थव्यवस्था की धारणा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा की पर्याप्त परिभाषा है? मुद्रा की पर्याप्त परिभाषा है, तो एक एक करके देख लेते हैं। कोई भी वस्तु जिसे कम भुगतान के रूप में स्वीकार किया, बिल्कुल नहीं। कम भुगतान के रूप में स्वीकार करेंगे तो वह मुद्रा का परिभाषा तो हो सकता है, लेकिन पर्याप्त परिभाषा नहीं है। बी नंबर, कोई भी वस्तु जिसका सोने की एक निश्चित दर पर विनिमय, सोना मतलब गोल्ड की बात हो रहा है, सोने की एक निश्चित दर पर विनिमय किया जाता है, क्या वो मुद्रा की? ये तो मुद्रा की परिभाषा है, लेकिन पर्याप्त परिभाषा नहीं है। मुद्रा की पर्याप्त अवस्था में मुद्रा से हम हर वस्तु खरीद सकते हैं, सोना चांदी जो भी हो। कोई भी वस्तु जिसे बैंक स्वीकार करने के लिए तैयार है वह मुद्रा, बिल्कुल ऐसा भी नहीं हो सकता है। कोई भी वस्तु जो समान रूप से वस्तुओं और सेवा के विनिमय के रूप में, देखिए मुद्रा की सबसे जो पर्याप्त परिभाषा है वह है विनिमय का माध्यम होना। तो कोई भी वस्तु जो समान रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय के रूप में स्वीकार की जाती है वह आपका क्या होगा? मुद्रा होगा। अगला, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाई नहीं है? कौन सी कठिनाई? हम वस्तु है, क्या कर रहा है जी? है?
वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन निम्नलिखित में कौन सी कठिनाई नहीं है? आवश्यकताओं 6 कठिनाई का हम जिक्र किए थे, ठीक है। उसमें देखिए कौन कठिनाई नहीं है। हल्ला कहां हो रहा है? अच्छा, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, बिल्कुल ये कठिनाई है। वस्तु विनिमय प्रणाली अगर हमें करना है तो हमारे पास जो वस्तु है वह वस्तु किसको आवश्यकता है उसको खोजना पड़ेगा। ना सिर्फ हमारी वस्तु की किसको आवश्यकता है उसको खोजना पड़ेगा, बल्कि ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जिसके पास हमारे आवश्यकता की वस्तु मौजूद हो। तो ये तो है, ये कठिनाई पाई जाती है। मूल्य के समान इकाई का पाया जाना ये कठिनाई है, ये तो एक सुविधा है, ये नहीं होगा दोस्तों, यही आपका आंसर है। स्थगित भुगतान यानी कि ऋण, स्थगित भुगतान मतलब ऋण, कर्ज। स्थगित भुगतान उसे कहते हैं जिसका हमें भविष्य में भुगतान करना है। एग्जाम्पल रूम रेंट, एग्जाम्पल ऋण। तो इसका कठिनाई में, स्थगित भुगतान की कठिनाई में अभाव होता है, बिल्कुल अभाव होता है आपको वस्तु विनिमय प्रणाली में। लेकिन ये जो मूल्य के समान इकाई का पाया जाना, मूल्य के समान इकाई का पाया जाना, ये एक सुविधा है जो मुद्रा के इस्तेमाल करने के बाद हमको हासिल हुआ है। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये नहीं था दोस्तों। तो कह रहे कौन सी कठिनाई नहीं, ये कठिनाई नहीं है, ये एक सुविधा है। अगला, किसी देश की मुद्रा की कुल मात्रा में शामिल होते हैं। कुल मात्रा में करेंसी शामिल होते हैं जो अर्थव्यवस्था में प्रचलन में रहते हैं, और बैंक में जमा, और सभी जमा, सावधि जमा, मांग जमा, ठीक है। सिक्के जो है करेंसी के अंतर्गत शामिल होते हैं। ये सिक्का है ना, ये भी देश की मुद्रा है, लेकिन सिक्के और नोट जो अर्थव्यवस्था में प्रचलन में रहते हैं उसे ही क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? करेंसी कहते हैं। सोना जो है देश की कुल मुद्रा में शामिल नहीं होते हैं, बिल हो ही नहीं सकता दोस्तों। अगला, मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में कौन सा गुण आवश्यक है? मुद्रा के दो मूल गुण है, दो मूल कार्य है। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन। लेकिन मुद्रा मूल्य का मापन विनिमय का माध्यम के रूप में तब ही कार्य कर सकता है जब उसे क्या प्राप्त हो? स्वीकृति प्राप्त हो। अगर स्वीकृति ही प्राप्त नहीं है तो मुद्रा अपना ये दो जो मूल काम है, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन, ये नहीं कर सकता है दोस्तों। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? दोनों, बिल्कुल 6 कठिनाई का हम जिक्र किए थे, तो उसमें दोनों कठिनाई, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य मापन की कठिनाई, ये 2 कठिनाई है। मुद्रा ने आकर यही दोनों कठिनाइयों को दूर किया। नहीं, मुद्रा ने आकर के वस्तु विनिमय प्रणाली में जो तमाम कठिनाइयां था सबको दूर कर दिया दोस्तों। मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा, वस्तु मुद्रा के बाद धातु मुद्रा, धातु मुद्रा के बाद सिक्का, अब वर्तमान में पत्र मुद्रा। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? सोना और चांदी। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक जिस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक इस्तेमाल हुआ है वह है सोना एवं चांदी। इसके बाद एक मिश्र धातु का इस्तेमाल हुआ जिसका है कांसा, ठीक है। तीसरा कौन है? कांसा दोस्तों है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य 2 है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का। इन 2 कार्य के अलावा सभी द्वितीय कार्य, गौण कार्य है। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य में कौन है दोस्तों? विनिमय का माध्यम। मूल्य का मापन नहीं था ऑप्शन में। मूल्य का संचय का मतलब बचत करना, बिल्कुल इसका आंसर डी होगा। बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन है? सभी है। बचत करने की इच्छा, बचत करने की क्षमता, बचत करने की, ये तीनों होगा तभी आप बचत कर सकते हैं।
इच्छा है लेकिन क्षमता नहीं है तो भी बचत नहीं कर सकते हैं। इच्छा क्षमता दोनों है, सुविधा नहीं है तो भी बचत नहीं कर सकते हैं आप। बचत करने के लिए आपके पास बचत करने की इच्छा होनी चाहिए, बचत करने की क्षमता होनी चाहिए। क्षमता का मतलब आपके पास इनकम होनी चाहिए। बचत करने की सुविधा होनी चाहिए, मतलब आसपास बैंकिंग संस्थान होनी चाहिए, तब एक व्यक्ति बचत कर सकता है। केवल इच्छा होने से हम बचत कर लेंगे? हमको इच्छा है बचत करने का, हमारे पास इनकम नहीं है, बचत कर लेंगे? हमारे पास इच्छा भी है, हमारे पास इनकम ही है, लेकिन हमारे पास हमारे आसपास बैंक ही नहीं है, तो हम बचत कर लेंगे? नहीं कर लेंगे। तो बचत को प्रभावित करने के लिए क्षमता, इच्छा, सुविधा तीनों चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से मुद्रा का प्राथमिक कार्य दो ही है, मूल्य का मापन और केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी किया जाता है? चलन मुद्रा। ऐसी मुद्रा जो अर्थव्यवस्था में करेंसी के रूप में चलती है उसे चलन मुद्रा कह सकते हैं, या इसका आंसर करेंसी मुद्रा भी हो सकता है, ठीक है, या इसका आंसर वैध मुद्रा, लीगल मनी भी हो सकता है। तो एक देश का केंद्रीय बैंक जो मुद्रा जारी करती है वही मुद्रा अर्थव्यवस्था में चलायमान रहती है, इसीलिए उसे हम क्या कह सकते हैं? चलन मुद्रा। लेकिन इसका उत्तर करेंसी मुद्रा भी हो सकता है, इसका उत्तर लीगल मनी भी हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सी निकट मुद्रा है? निकट मुद्रा वो है जिससे हम तुरंत तो नहीं लेकिन बहुत जल्द मुद्रा में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। निकट मुद्रा वास्तविक मुद्रा नहीं है, बल्कि उसे काम आने पर मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। समय जमा का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, समय जमा का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में जो जमा है निश्चित तौर पर उसे आने वाले समय में मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं। विनिमय पत्र एक प्रकार का प्रतिभूति है, एक प्रकार का सिक्योरिटी है, जैसे बॉन्ड नहीं होता है जी, उसी तरह का ये है। ट्रेजरी बिल सरकार के द्वारा जारी किया गया बॉन्ड है। तो ये दोनों एक प्रकार का बॉन्ड है, और बॉन्ड इसी उद्देश्य से बनाए जाते हैं कि भविष्य में आपको भुगतान करना है या भविष्य में आपको कितना भुगतान करना है। तो ये सभी हो गया दोस्तों। विनिमय पत्र एक प्रकार का प्रतिभूति है, या जैसे बॉन्ड का नाम आप सुने होंगे ना, तो उसी टाइप का ये भी है विनिमय पत्र, जो भविष्य में किए जाने वाले विनिमय का आज ही शर्त निर्धारित कर देता है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। प्रोफेसर हार्टले विदर्स। पूर्ण कार्य मुद्रा, पूर्ण काय होगा। पूर्ण काय मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें सिक्के पर अंकित मूल उसमें लगी धातु का क्या बराबर होता है। जैसे सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, उसका जितना मौद्रिक मूल्य होगा उसमें उतना ही सोना और चांदी होगा। अगला, निम्नलिखित में से मुद्रा का गौण कार्य यानी कि सेकेंडरी फंक्शन, दो ही प्राथमिक कार्य है, मूल्य का मापन, विनिमय का। इन दो कार्य के अलावे अन्य सभी कार्य को हम क्या कहते हैं? गौण कार्य कहते हैं। तो गौण कार्य कौन सा नहीं है? हाँ, मूल्य का मापन ये प्राथमिक कार्य, मूल्य का मापन, विनिमय का माध्यम ये प्राथमिक कार्य। अगला, साख मुद्रा। साख मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से कम न होता जी, अधिक होता है। मौद्रिक मूल्य क्या होता है? अधिक होता है। जैसे हमारे 10 रुपए का नोट, हमारे 10 रुपए का नोट का मौद्रिक मूल्य 10, लेकिन इसमें लगे कागज जिसको हम वस्तु मूल्य कहते हैं उसकी कीमत 2 या 3 रुपए होगी। और हमारे जो करेंसी है वह एक साख मुद्रा है। तो साख मुद्रा, क्रेडिट मनी वह मुद्रा है जिसमें मौद्रिक मूल्य, कोमा दे दीजिए बीच में, वस्तु मूल्य से अधिक होता है। मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है। क्लियर?
प्रतिनिधि सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा है जो जिसमें मुद्रा पर अंकित मूल्य तथा वास्तविक मूल्य बराबर नहीं होते हैं। अंकित मूल्य अधिक होते हैं, वास्तविक मूल्य कम होते हैं। वास्तविक मूल्य का तात्पर्य वस्तु मूल्य से है दोस्तों। तो प्रतिनिधि सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा है जो पूर्णकाय मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्णकाय मुद्रा का प्रतिनिधित्व करने वाले मुद्रा को ही प्रतिनिधि सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। और प्रतिनिधि सांकेतिक मुद्रा पर जो अंकित मूल्य होता है और उसका जो कुल वास्तविक मूल्य होता है, दोनों बराबर नहीं होते हैं। भारत में जारी करेंसी अपरिवर्तनशील है, अर्थात हम करेंसी को सोने और चांदी में नहीं बदल सकते हैं। जब मुद्रा जारी करने वाली संस्था मुद्रा के बदले सोना और चांदी दे सकती है तो हम कहते हैं मुद्रा क्या है, परिवर्तनशील है। लेकिन जब मुद्रा जारी करने वाली संस्था मुद्रा लेकर सोना और चांदी ना दे तो उससे हम कहते कि मुद्रा क्या है। तो भारत में आरबीआई मुद्रा जारी करती है। आप जब भी कहिएगा कि आप इस मुद्रा को सोना चांदी में बदल दीजिए तो आरबीआई ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, वो नहीं करेगा। अर्थात हमारे देश का करेंसी मुद्रा क्या है, अपरिवर्तनशील है। वर्तमान में लगभग हर देश की करेंसी मुद्रा यानी कि मुद्रा अपरिवर्तनशील है, मतलब जारी करने वाली संस्था उसके बदले आपको सोना चांदी नहीं दे सकता है। भारत में करेंसी नोट जो है असीमित विधिमान मुद्रा है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। वहीं करेंसी के अंतर्गत जो आने वाले सिक्के हैं वो सीमित विधिमान मुद्रा है। और असीमित विधिमान मुद्रा मतलब अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या हुआ कि ऋण चुकाने के लिए आप असीमित मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और लेने वाला इससे मना नहीं कर सकता है कि आप अपने ऋण को किसी और मेथड में चुकाइए, हम आपकी करेंसी नहीं लेंगे, ये हो नहीं सकता। तो करेंसी नोट जो है असीमित विधिमान मुद्रा है, जबकि करेंसी सिक्के जो है वे सीमित विधिमान मुद्रा है। अर्थात कोई व्यक्ति को आप सिक्कों में भुगतान कर रहे हैं तो एक निर्धारित मात्रा से अधिक सिक्के लेने से मना वो कर सकता है, वो उसका अधिकार है, लेकिन वो नोट लेने से मना नहीं कर सकता है। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। निम्न में कौन मुद्रास्फीति का कारण है? मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से भी मुद्रास्फीति आएगी। अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा के सप्लाई को बढ़ा देंगे तो भी मुद्रास्फीति आएगी कि नहीं आएगी? मुद्रास्फीति के कई कारण बताए थे और जितने भी कारण बताए तो उसमें सभी है दोस्तों। मुद्रास्फीति का कारण मुद्रा के पूर्ति में वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था, जनसंख्या वृद्धि, साख का विस्तार करना, काला धन, अप्रत्यक्ष कर में बढ़ोतरी, सब मुद्रास्फीति के कारण थे, एक एक करके हम बताए थे। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। ये मार्शल का कथन है, अल्फ्रेड मार्शल का कथन है दोस्तों। निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है, मतलब अधिक फ्लो करता है? तो वो पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा, वस्तु मुद्रा में उतनी वहनीयता नहीं होती है, उतनी तरलता नहीं होती है, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ज्यादा फ्लो नहीं करता है वो दोस्तों। धातु मुद्रा और वस्तु मुद्रा सबसे ज्यादा वहनीयता या तरलता या अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो मुद्रा जाएगा वह क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है? पत्र मुद्रा में। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मात्रा मिला हुआ? पत्र मुद्रा यानी कि कागजी नोट। कागजी नोट
हमारे देश का लीगल मनी है, लीगल मनी है। सिक्के भी लीगल है लेकिन वो लिमिटेड है। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति को लाभ हुआ, उपभोक्ता को लाभ हुआ है, उत्पादक को लाभ हुआ है, सरकार को लाभ हुआ है, सबको लाभ हुआ है। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? सभी को। मुद्रा का प्रयोग होने से लोग बचत भी करने लगे हैं, जो वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं था। बचत होने के साथ साथ क्या होने लगा है? पूंजी निर्माण। आपको बताए थे कि पूंजी निर्माण एक ही तरीके से हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? ऋण लेन देन आसान बन गया है, जो वस्तु विनिमय प्रणाली में बड़ी कठिन था। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऋण लेन देन वस्तु के रूप में ही होता था। तो इनमें से सभी होगा दोस्तों। पूंजी निर्माण होता है केवल और केवल बचत के द्वारा। एक देश के नागरिक जो बचत करते हैं, अंततः वही बचत उस देश के पूंजी निर्माण करता है। साख का प्रयोग किसके लिए होता है? क्रेडिट का प्रयोग उपभोग के लिए भी होता है। अब विनियोग मतलब खरीदना बेचना, विनियोग मतलब खरीदना बेचना। उपभोग यानी कि आपका क्रेडिट अच्छा रहेगा तो आपको उधार मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा कि नहीं। तो यहां पर क्रेडिट का इस्तेमाल आप किस लिए कर लिए? उपभोग के लिए। एक व्यापारी का क्रेडिट अच्छा है तो उसका सामान ज्यादा इधर उधर बिक्री होता है, अच्छा से बिक्री होता है। तो क्रेडिट का प्रयोग उपभोग के लिए भी हो सकता है, विनियोग के लिए भी हो सकता है। व्यावसायिक बैंक के द्वारा दिए जाने वाले ऋण को बैंक मुद्रा तो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि बैंक, और साथ साथ उसे क्या कहते हैं? साख। चूंकि बैंक में लोग पैसा जमा करते हैं, वही पैसा को वो ऋण के रूप में देकर अब पुनः उसी पैसा से पैसा कमाते हैं। तो बैंक जो ऋण देती है उसे ही साख मुद्रा के नाम से जाना जाता है। यानी कि साख मुद्रा वास्तव में कोई मुद्रा नहीं है, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है। और यह अवधारणा बैंकों के दिए जाने वाले ऋण से जुड़े हैं, क्योंकि बैंकों का कारोबार बड़ी आश्चर्यजनक तरीके वाली है। आश्चर्यजनक वाली तरीके वाली इसलिए है कि लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में, अब बैंक क्या करता है? उसी पैसा को ऋण देकर फिर से उसी पैसा से पैसा कमाता है। इसी अवधारणा को क्रेडिट मनी के रूप में जाना जाता है, साख मुद्रा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। चूंकि बैंक ऋण दे रहा है तो उसे बैंक मुद्रा आप कह सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय सिक्के प्रमाणिक अथवा मानक मुद्रा है। सही है, प्रमाणिक है और मानक भी है, लेकिन लिमिटेड लीगल टेंडर है, अनलिमिटेड। प्रायः सोने और चांदी के सिक्के सांकेतिक मुद्रा होते नहीं, सोने और चांदी के सिक्के पूर्णकाय मुद्रा होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णकाय मुद्रा होते हैं, सांकेतिक मुद्रा नहीं होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। किसी भी संविदा और दायित्व को पूर्ण करने के लिए जमानत के तौर पर मांगी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? कौशन मनी कहते हैं। संविदा समझ रहे ना? ठेकेदारी समझते हैं? जैसे कोई ठेकेदारी, सब ठेकेदारी लेता है तो उससे पहले उसको कुछ राशि जमानत के तौर पर रखना पड़ता है, ताकि वे अपने वादे से मुकरे तो उसके जमानत राशि को क्या कर लिया जाए? जब्त कर लिया जाए। तो वो कौशन मनी कहलाता दोस्तों। कॉल मनी का संबंध बैंक के आपसी लेन देन से है, ठीक है। कभी कभी बैंक भी आपसी लेन देन करते हैं। प्लास्टिक मनी का तात्पर्य डेबिट और क्रेडिट कार्ड से है। साख मुद्रा आप समझ ही रहे हैं। कॉल मनी का तात्पर्य किससे है? बैंकिंग लेन, जैसे एसबीआई और पीएनबी के बीच कभी कभी पैसों का लेन देन होता है, उसमें एक कैटेगरी है कॉल मनी, वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 अप्रैल 1957 को चौका प्रणाली के स्थान पर दाशमिक मुद्रा प्रणाली अपनाई गई है। बिल्कुल सही। 1997 से पहले भारत का जो रुपया था वो 4 भागों में विभाजित था, लेकिन 1957 के बाद उसे
दार्शनिक प्रणाली में विभक्त किए गए, यानी कि 10 गुणक, यानी जो बात एक कर रहा है वही दो समझा रहा है दोस्तों, कि चौका प्रणाली के तहत सिक्के 4 के गुणक में होते थे, बिल्कुल सही, 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा, जबकि दार्शनिक प्रणाली में सिक्के 10 के गुणक में पेश किया गया, 1 और 2 दोनों। 25 पैसा चलाए हैं कोई? पच्चीस पैसा हम चलाए हैं, हम तो 20 पैसा भी चलाए। 20 पैसा चलाए थे जब गेहूं पिसाने जाते थे, उस समय वहीं 20 पैसा किलो पिसता था कि 5 पैसा किलो पिसता था। आइए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन वैध मुद्रा लीगल टेंडर के अर्थ को सही वर्णित करता है? न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस के चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है वो लीगल बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये न्यायालय का बात तो है ही नहीं। लीगल टेंडर में वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावे के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, ये दोस्तों लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब है कि स्वीकार करने के लिए क्या हो जाना, बाध्य हो जाना। अंतर यही है कि कागजी नोट अनलिमिटेड लीगल टेंडर है और सिक्के लिमिटेड लीगल टेंडर है। चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल ये लीगल नहीं है, इसको लेने से लोग मना कर सकता है। किसी देश के चलन में धातु मुद्रा भी लीगल टेंडर नहीं है। धातु मुद्रा मतलब सोने के सिक्के हमारे देश में लीगल मतलब सरकार के आदेश से चलते हैं नहीं, वो आपसी विश्वास से चल सकते हैं, लेकिन सरकार के आदेश से नहीं चलते हैं। निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 के महान मंदी किन्सियन पंप प्राइमिंग बताए थे? किन्सियन पंप प्राइमिंग के बारे में बात कर रहा, जो किसने दिया था? प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स ने। तो 1929-30 की जो महान मंदी थी, जो अमेरिका से शुरू होकर पूरे विश्व को चपेट में ले लिया था, के लिए राजकोषीय नीति का उपाय जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था और उनका उपाय किन्सियन पंप प्राइमिंग कहलाया था। मुद्रास्फीति के कारण कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ेगा तो मुद्रा का मूल्य क्या होगा? घटेगा। विनिमय दर में सुधार होता है, ऐसा कुछ नहीं है। विनिमय दर में सुधार उत्पादक, उपभोक्ता, प्रशासनिक नीति पर निर्भर करेगा। तो मुद्रास्फीति में कीमत बढ़ती है और कीमत बढ़ने से मुद्रा का मूल्य गिरता है, यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है। मुद्रा के मूल्य के गिरने का मतलब क्या है? जैसे 10 रुपए का नोट है जिसमें आप 5 केला खरीद सकते हैं, लेकिन वहीं आगे चलकर 10 रुपए के नोट से जब आप मात्र 2 केला खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुद्रा का मूल्य क्या हो चुका है? गिर चुका है। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो चुकी है? घट चुकी है। तो मुद्रा के मूल्य गिरने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। द्रव्य की पूर्ति यानी वस्तु की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि हो जाए, तो मांग में वृद्धि हो जाएगा तो कीमत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, नहीं है ऑप्शन, नहीं हुआ है। तो द्रव्य की पूर्ति यथावत कांस्टेंट बना, मांग बढ़ गया तो मांग बढ़ गया तो कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ जाएगी तो इसका परिणाम क्या आएगा? मुद्रा स्फीति। अब मुद्रास्फीति आएगा तो उससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, इसलिए मुद्रास्फीति आएगी और ऐसी स्थिति में ब्याज दर में क्या आ जाएगी दोस्तों? वृद्धि आ जाएगी। यानी कि अगर सबसे सटीक आंसर देखिए तो इसका आंसर बी होगा।
मांग में वृद्धि होगा, कीमत बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा, मुद्रास्फीति के दौरान जो है साख का संकुचन किया जाता है। और साख का संकुचन करने का मतलब ब्याज दर में क्या कर देना, वृद्धि देना, ताकि कम से कम ऋण लोग ले, और कम से कम ऋण लेगा तो अर्थव्यवस्था में कम से कम मुद्रा जाएगा, और कम से कम मुद्रा जाएगा तब मुद्रास्फीति कंट्रोल होगा। क्या आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं कि मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल होगा। आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गया है, जिससे एक देश के लोग अब खरीदने की क्षमता ही नहीं, कीमत एक नियंत्रित तरीके से बढ़ेगा तभी आय और रोजगार का स्तर में वृद्धि हो जाएगी। कीमत अगर इस हिसाब से बढ़ गया, मुद्रास्फीति अगर इस हिसाब से आ गया कि लोग की क्रय शक्ति ही नहीं है उतनी, तब वैसी स्थिति में उत्पादक वर्ग जो है उत्पादन को और घटाने लगेगा, जिससे आय और रोजगार में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये बात सही है कि आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी जब ऐसा होगा, लेकिन वैसा तभी होगा जब वो नियंत्रित रूप से रहेगी। लेकिन ऐसा होगा ही होगा कि ब्याज दर में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि मांग का बढ़ना, कीमत बढ़ना, मुद्रास्फीति मतलब साख का संकुचन किया जाएगा। अब साख का संकुचन मतलब ब्याज दर में वृद्धि। फिलिप्स वक्रकली इसे पिछले क्लास में बताए थे। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच का संबंध बतलाता है। किस प्रकार का संबंध है दोनों के बीच, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती संबंध, यानी कि बेरोजगारी घटाना है तो मुद्रास्फीति बढ़ाना पड़ेगा या मुद्रास्फीति सहन करना पड़ेगा। मुद्रास्फीति हमें सहन करने की क्षमता नहीं तो बेरोजगारी झेलना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन अपस्फीति को मुद्रा संकुचन कहते हैं। अपस्फीति को यहां उपर्युक्त नहीं होगा, उपयुक्त होगा। अपस्फीति को हम क्या कहते हैं, मुद्रा संकुचन कहते हैं। अपस्फीति को क्या कहते हैं दोस्तों, मुद्रा, और मुद्रा संकुचन मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत स्थिति है। जिस तरह मुद्रास्फीति में कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है, मुद्रा संकुचन के दौरान कीमतें क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। देखिए कहां पर कीमत कम हो रहा है, हाँ, यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत, मोह को काट दीजिए गड़बड़ है, सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। तो जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और माल की कीमत में सतत गिरावट आने लगे तो इससे क्या होता है, इससे मुद्रा की क्रय क्षमता बढ़ जाती है, और यही स्थिति अपस्फीति कहलाती है। अपस्फीति को मुद्रा संकुचन भी कहते हैं। अपस्फीति को दोस्तों क्या कहते हैं, मुद्रा संकुचन भी कहते हैं। अपस्फीति को क्या कहते हैं, मुद्रा संकुचन भी कहते हैं। स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव, बेस इफेक्ट के बारे में हम बताए थे, आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है, कभी कभी मान लीजिए गेहूं 10 रुपए है और मानसून खराब हो गया तो एकाएक अगला साल गेहूं आपको 30 रुपए मिलने लगेगा। आप कहिएगा कि महंगाई अचानक बहुत बढ़ गया, आपके दिमाग में प्रेशर बन जाएगा, इतनी ज्यादा 10 से डायरेक्ट 30 आ गए हो गया। आप ये उस वक्त नहीं सोचिएगा कि मानसून ये सब खराब है, आपके दिमाग में पहला क्या लाएगा, 10 रुपया था 30 रुपया, सरकार बर्बाद हो चुकी है, इस तरह का। यानी कि आप जो मानसून खराब होने से गेहूं के दाम में अचानक बढ़ा है, आपको बढ़ा हुआ इतना ज्यादा क्यों लग रहा है, इतना ज्यादा इसलिए लग रहा है कि पिछले वर्ष काफी कम था। आप ये इस स्थिति में ज्यादा नहीं सोच पाते हैं कि मानसून खराब था, ये खराब था, इसलिए कीमत है। आपके नजर में डायरेक्ट आएगा कि अच्छा पिछला वर्ष तो 10 ये था, अचानक 30 हो गया है, महंगाई बहुत बढ़ गया है। इसी को क्या कहा जाता है, यानी कि 30 रुपए जो आपको बहुत महंगा लग रहा है, इसीलिए कि पिछले वर्ष मात्र कितना था, 10, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आधार प्रभाव कहा जाता है। क्या होगा,
यह फसलों की खराब होने की आपूर्ति में उत्पन्न उग्र अभाव का प्रभाव है। बिल्कुल ये सही है, लेकिन आधार प्रभाव सिर्फ फसल तक सीमित नहीं है, और भी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक वस्तु में, ये तो हम एग्जाम्पल दिए गेहूं का, लेकिन ये सभी वस्तुओं पर लागू हो सकता है। यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव नहीं, ऐसा नहीं है, ये गड़बड़ी का परिणाम है, अर्थव्यवस्था में कोई संकट का परिणाम है। यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। विगत वर्ष की कीमत यानी विगत मतलब पिछले वर्ष की कीमतों का, स्फीति दर मतलब महंगाई दर की गणना पर आया प्रभाव है। बिल्कुल सही है दोस्तों। सूचकांक रेडिडेक्स भवन सबका ना रियल एस्टेट से संबंधित था, तो ये भूमि की कीमत से है, भूमि का कीमत या इसका आंसर रियल एस्टेट होगा। रेजिडेक्स पर आए थे ना। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार को उत्तरदायी? बिल्कुल नहीं, मुद्रास्फीति का नियंत्रण भारत सरकार एवं केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई दोनों की जिम्मेवारी। मुद्रास्फीति का नियंत्रण भारत सरकार राजकोष के नीति में परिवर्तन लाकर करेगा। भारत सरकार, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार भी अपने राजकोष के नीति और प्रशासनिक नीति में परिवर्तन लाकर मुद्रास्फीति के नियंत्रण करने का उपाय कर सकती है। मुद्रास्फीति, तो पहला कथन गलत है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल, इसकी तो और भी ज्यादा भूमिका, क्योंकि यही मौद्रिक नीति लागू करता है। यह भी नहीं हुआ। घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता प्रदान फल। बिल्कुल, घटा हुआ मुद्रा परिचालन का मतलब क्या? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को घटाना। अब बिल्कुल, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होना मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा कारण है। अगर मुद्रा के परिचालन को हम घटा दे तो निश्चित ही मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता कर? बिल्कुल नहीं, यह मुद्रास्फीति को क्या करेगा? और बढ़ा देगा। और क्या करेगा? बढ़ा देगा। सी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक जारी करता है? श्रम ब्यूरो करता है ये काम, भारतीय श्रम ब्यूरो। भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते का निर्धारण किससे होता है जी? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से होता है। निम्न में कौन मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है? ऋणी। मुद्रास्फीति से किसको लाभ होता है, किसको हानि होता है, इसका लंबा चौड़ा लिस्ट है और उसको हम एक एक करके समझाए थे। मुद्रास्फीति के दौरान आयात क्या होगा? वृद्धि होगा। निर्यात क्या होगा? थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में किस एक क्षेत्र का सबसे अधिक भार दिया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक में 697 वस्तु था ना। 697 वस्तु में प्राथमिक वस्तु, ईंधन और विनिर्मित उत्पाद सबसे ज्यादा कौन था? विनिर्मित यानी कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। कितना था मैन्युफैक्चर्ड? 564। हाँ, सबसे ज्यादा यही है। उसके बाद प्राथमिक वस्तु और सबसे कम ईंधन, सबसे कम। मुद्रा के प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का, विनिमय का माध्यम, मूल्य का दो ही प्राथमिक कार्य है। इसके अलावे सभी गौण या द्वितीय कार्य कहलाते हैं। मुद्रा के मूल्य में स्थिरता होने के कारण, मुद्रा के मूल्य में स्थिरता होने का क्या कारण? मुद्रा के मूल्य में स्थिरता का कारण है कि जैसे 10 रुपए में आप 5 केला खरीदे, अगले साल भी 10 रुपए में हम 5 केला खरीद रहे हैं, अगले साल भी हम 10 रुपए में 5 केला खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मुद्रा का मूल्य क्या बना हुआ है? स्थिर बना हुआ है। तो मुद्रा के मूल्य में स्थिरता का मतलब है कि मुद्रा के क्रय शक्ति समान होना। मुद्रा के मूल्य में स्थिरता का मतलब है मुद्रा के क्रय शक्ति क्या होना? समान होना। और अगर मुद्रा के क्रय शक्ति समान है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे विलंबित भुगतान का कार्य सुगम, विलंबित भुगतान यानी भविष्य में किए जाने वाला कार्य सुगमता से हो सकता। बिल्कुल,
अगर मुद्रा का मूल्य स्थिर है तो भविष्य में कोई लेने से मना नहीं करेगा। वर्तमान देय का कार्य, वर्तमान में तो कोई दिक्कत नहीं है। मुद्रा का मूल्य अस्थिर भी है तो वर्तमान में लेने देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका सबसे ज्यादा सही आंसर क्या होगा? ए होगा। सी भी तो वही बात कह रहा है। वर्तमान देय का कार्य, जहां इसका आंसर सटीक है, सबसे सटीक आंसर दोस्तों सभी ही होगा। विलंबित भुगतान यहाँ अस्थगित है। स्थगित रहता तब देते, लेकिन यहाँ अस्थगित है। तो अस्थगित मतलब जो हमें वर्तमान में देना वही, मतलब जो स्थगित नहीं वही ना अस्थगित। तो इसका नहीं, सबसे सटीक आंसर क्या होगा? ए होगा कि मुद्रा के क्रय शक्ति अगर समान है तो मुद्रा का मूल्य स्थिर है। ऐसे में ऋण चुकाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, जिसे जनता से सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का कर्ज दे सकती हो, उसे हम क्या कहते हैं? कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थोड़ा सही कर लीजिएगा, उपलब्ध हो और जिसे जनता से सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया है, उसे हम प्रतिनिधि मुद्रा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिनिधि मुद्रा कहते हैं। प्रतिनिधि मुद्रा क्या हुआ जी? सबको पीछे बैठा नकल से आगाम आके इधर उधर कर पारेगा। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, खड़ा होकर सब मुंह बांधेगा। 52 नंबर, सस्ती मुद्रा का क्या अभिप्राय है? सस्ती मुद्रा का अभिप्राय है कि मतलब आपको कम ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है। जब कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो तब उसे हम क्या कहते हैं? देखिए कौन आंसर होगा। देश में उद्योग व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होना क्या कहलाता है? देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार का इससे कोई संबंध, विदेश का अधिक नहीं। इसका आंसर भी होगा। जब कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो, कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो, तब इसका मतलब है सस्ती मुद्रा। अब मागी मुद्रा का क्या हो जाएगा? मागी मुद्रा का मतलब अधिक ब्याज दर पर, अधिक ब्याज दर पर। 53, परिवर्तनीयता के संदर्भ में। परिवर्तनीयता का मतलब समझ रहे हैं ना? मुद्रा को सोने चांदी में परिवर्तन कर देना। लेकिन लगभग सभी देश की करेंसी मुद्रा अपरिवर्तनीय होती है। मतलब जारी करने वाले संस्था सिर्फ भुगतान की गारंटी दे सकती है, लेकिन उसे सोने चांदी में परिवर्तित नहीं कर सकती है। फिलहाल यहाँ पर परिवर्तनीयता के संदर्भ में क्या गलत है? मांग और आपूर्ति के अनुसार मुद्रा की विनिमय दर निर्धारित होनी चाहिए। और यहाँ पर परिवर्तनीयता का दूसरा मतलब है दोस्तों, एक मुद्रा को किसी अन्य मुद्रा के दर में बदलना है परिवर्तनीयता। यहाँ पर एक मुद्रा को, यानी एक देश की करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी को, एक देश की करेंसी को किसी दूसरे देश के करेंसी में जो हम प्रदान करते हैं। बैटरी बदलो, इसका गड़बड़ा गया।